नमस्कार, मैं शिव नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज मैं बात करूंगा नई कविता के बारे में। दरअसल नई कविता का आरंभ आमतौर पर दूसरा सप्तक जब शुरू हुआ है, या दूसरा सप्तक जब प्रकाशित हुआ था, दरअसल 1951 ईस्वी, उसी के बाद से माना जाता है। और यह कविता आधुनिकता बोध के साथ साथ नए प्रयोगों की कविता भी है। इस कविता की भाषा शैली सहज है, सरल है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रयोगवाद की भाषा शैली थी, जिसमें शिल्प पर अधिक जोर दिया गया था, अभिव्यंजना पर अधिक जोर दिया गया था, उसके विरोध स्वरूप यह जो आंदोलन है, ये सहजता पर जोर देता है। और कहते हैं कि भाषा सहजता की ओर लौटनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शिल्प पर विशेष जोर देना ये कविता की बनावट को कमज़ोर कर देता है, और कविता को एक तरह से कहिए कि बनावटीपन उसमें ला देता है। और हालांकि इसके साथ साथ उसमें प्रतीकात्मकता पर भी जोर दिया गया है। ये बात जो उनको प्रगतिवाद से थोड़ा अलग करती है, क्योंकि प्रगतिवाद भी सहज भाषा का प्रयोग करते हैं और नई कविता भी सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। तो नई कविता और प्रगतिवाद, इन दोनों में मूल अंतर इसी बात को लेकर है कि जो शिल्प के स्तर पर है, कि नई कविता में सहजता पर, तो भाषा की सहजता पर जोर दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने प्रतीकात्मकता का भी समर्थन किया है, और प्रतीकात्मकता को कविता के लिए एक ज़रूरत की तरह देखा है। जबकि जाहिर सी बात है कि जो प्रगतिवादी कवि हैं, उनका मानना है कि प्रतीकात्मकता जो होती है, ये कविता किसी वोट के माध्यम से नहीं करनी चाहिए। सीधे सीधे अगर आप शासक वर्ग की बुराई करना चाहते हैं, तो किसी प्रतीक के बजाय सीधे सीधे उसका विरोध करिए, नाम लेकर विरोध करिए, किसी तरह से प्रतीक के तौर पर नहीं। बात अगर नई कविता की करें तो इसमें छंद और गीत का बहिष्कार नई कविता में भी दिखाई देता है। हालांकि ये बहिष्कार हमें पहले से ही दिखाई दे जाता है, जो कि प्रयोगवाद था, वहाँ से ही। निराला ने भी काफ़ी कुछ छंदों के बंधन को तोड़ने का कार्य किया था, उसी का और परिष्कृत रूप नई कविता में दिखाई देता है। नई कविता की कुछ जो मूलभूत विशेषताएं हो सकती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर कुछ बिंदु हो सकते हैं जिनके आधार पर नई कविता को हम समझ सकते हैं। उनमें है आधुनिकता का बोध। जो आधुनिक समाज जिसे हम कहते हैं, जैसे कि धर्म के स्थान पर एक वैज्ञानिक चेतना, और इसी प्रकार से ईश्वर के स्थान पर मनुष्य केंद्रिकता, तो इस तरह की चीज़ों, ये लोकतांत्रिक मूल्य, ये सब चीज़ें यहाँ पर आधुनिकता बोध के अंतर्गत आते हैं, जो कि नई कविता के विशेष बिंदुओं में से एक है। इसी प्रकार से आत्म अनुभूति, समाज तो है ही, लेकिन समाज के साथ साथ अपनी अनुभूति, अपना निजी अनुभव, यह भी कविता में व्यंजित होना चाहिए। इस काल के कवियों का मानना है ऐसा। हालांकि अज्ञे ने जब प्रयोगवाद की शुरुआत की थी, उसमें भी आत्मानुभूति ही केंद्र में थी, कि सबका अपना अपना सच हो सकता है। सच कोई सार्वभौमिक वस्तु ना हो करके अपना अपना भी हो सकता है, सभी का अपना अपना सच है। जैसे कि उनकी एक कविता भी है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो जो तुम जानते हो, जिसे तुमने अनुभव किया है, जिसे तुमने भोगा है, उसी को कविता में संप्रेषित करिए, क्योंकि जो आपका अनुभव क्षेत्र नहीं है, उसको कविता में प्रेषित करना एक तरह से कविता के साथ ज्यादती है। क्योंकि जो आपने देखा ही नहीं, जो आपने अनुभव ही नहीं किया, उसको यदि आप कविता की विषय वस्तु बनाते हैं, तो वह कविता अप्रामाणिक कविता कहलाएगी, उसमें प्रामाणिकता का अभाव नज़र आएगा। इसकी अगली जो एक कड़ी हो सकती है, उसको हम मान सकते हैं लोक जीवन से जुड़ाव। तो लोक जीवन से जुड़ाव जो है, दरअसल ये एक ऐसी वृत्ति है, ये ऐसी एक बिंदु है, जो कि नई कविता को प्रयोगवादी कविता से भिन्न कर देता है, उसे उसके धरातल से थोड़ा सा अलग करता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो प्रयोगवाद और नई कविता में समान हैं, क्योंकि अंततः अज्ञेय ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया था, और अज्ञेय ही प्रमुख कवि के तौर पर नई कविता में भी हैं। तो इसीलिए नई कविता दरअसल कुछ और है नहीं, बल्कि प्रयोगवाद का ही एक संशोधित संस्करण ही है, कह सकते हैं ऐसा। तो जिस तरह से संशोधन हुआ है, उसमें प्रमुख बात जो, क्योंकि आत्मानुभूति और आधुनिकता, ये दोनों चीज़ तो प्रयोगवाद में भी थे, लेकिन लोक जीवन से जुड़ाव, ये एक ऐसी बात है जो प्रयोगवाद में नहीं थी, और नई कविता में इसका समावेशन हुआ है। तो लोक जीवन से तात्पर्य क्या है कि लोक धुनें, लोक जो सामाजिक गांव देहात का जीवन है,
उसको भी नई कविता में स्थान दिया गया। प्रयोगवाद में ऐसा बहुत कम दिखता है कि वो गांव देहात और सामान्य जनजीवन के बारे में कुछ लिखते हों। उन्होंने एक विशिष्ट मध्य वर्ग जो कि शहरी था उसके बारे में प्रयोगवाद विशेष रूप से जागरूक नज़र आता है, उसकी समस्याओं को दिखाने में विशेष रुचि देता है। लेकिन नई कविता का जो आंदोलन है वो एक बार फिर से लोकोन्मुखी होता है और लोक जीवन की तरफ रुझान बढ़ता है उसका। इसी बिंदु में अगर हम आगे बात करें तो हमें नज़र आता है एक लघु मानववाद। दरअसल लघु मानववाद क्या है ये एक समझने की चीज़ है, क्योंकि लघु मानववाद एक वह अवधारणा है जिसमें मनुष्य को ये पता चल जाता है कि वह उसका अस्तित्व कम है, वो थोड़ा कमतर है, बहुत विराट नहीं है। जो एक छायावाद में हमें एक महामानव दिखाई देता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो वही एक वर्णन से ही ऐसा लगता है कि ये मनुष्य अलग किस्म का है, ये मनुष्य होकर भी मनुष्य न होकर कोई परलौकिक सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ऐसा कुछ मानव का वर्णन होता था, ऐसे कुछ मानव केंद्र में होते थे कविता के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ व्यक्ति जानता है कि उसका अस्तित्व छोटा है, उसके सीमाएं हैं, उसके व्यक्तित्व की सीमाएं हैं, बावजूद इसके उसे पता है कि वो अपना अस्तित्व रखता है और उसका अपना एक धरातल है। ऐसा भी नहीं है कि उसको अपने छोटेपन का भी गर्व है। यही लघु मानववाद है कि उसे पता है कि वो लघु है, लेकिन इसके बावजूद उसे पता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। जैसे कि कोई ऐसी कविता है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, शायद मैं कभी अभिमन्यु के काम आऊँ। तो छोटा रथ का पहिया है, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है मनुष्य, लेकिन शायद वो भी काम आएगा, उसको भी फेंक मत दो। यही जो अवधारणा है, यही दरअसल लघु मानववाद है। तो लघु मानववाद कुल मिलाकर यह है कि मनुष्य को अपने छोटेपन का, अपने लघुता का बोध है, बावजूद उसके वो हीन भावना से ग्रस्त नहीं है, उसमें भी वह उत्साह के साथ है। छोटापन भी ये उसको पता चल गया है कि वो बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं रखता। और ये पता कैसे चला है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो ये आंदोलन चूंकि आता है 1945 के बाद ही आता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विभीषिका होती है, जो परमाणु बम के चलते मनुष्य को अपनी अस्तित्व का बोध होता है, अपनी स्थिति का बोध होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा अस्तित्व है नहीं, कोई एक परमाणु बम हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मार सकता है। और ये जो बोध था, यहीं से दरअसल लघु मानववाद जैसी स्थितियाँ हम कह सकते हैं कि जन्म लेती हैं, कि मनुष्य को पता भी है कि वो छोटा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि मैं इसी में खुश भी हूँ। इसके पश्चात अगर हम अगली कड़ी की बात करें कि इसकी विशेषताओं में से क्या है, तो यथार्थ जीवन का चित्रण, ये भी एक अलग सी चीज़ है और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि नई कविता आंदोलन के कवियों के यहाँ दिखाई देती है। क्योंकि इसके पूर्व के जो कवि हैं, जैसे कि अगर हम छायावाद की बात करें तो वो एक रूमानियत भरा दृष्टिकोण है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रसाद कहते हैं। एक यथार्थ से भागने की बात है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस जो यथार्थ है, इससे मुझे बाहर ले चलो, किसी पलायन लोक की तरफ ले चलो जहाँ पर सब कुछ ठीक हो, या कम से कम कुछ क्षण के लिए मैं इस वस्तु स्थिति से, इस यथार्थ से अपने आप से आंखें चुरा सकूं। लेकिन जो यहाँ पर नई कविता का कवि है, वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करता। उसे मानना है कि जो है सामने, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो सामने है वही हमारा यथार्थ है और उसे हमें आंखें चुराना नहीं चाहिए। तो ये यथार्थ वर्णन इस काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगली बात अगर की जाए तो वो है बौद्धिकता। बौद्धिकता की बात अगर कही जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि तार्किकता। जो चीज़ें हैं, क्या वैसी ही होनी चाहिए, क्या उनके पीछे कोई कार्यकारण संबंध है। अनायास तौर पर कोई चीज़ परंपरा के तौर पर नहीं मान लेना। परंपरा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो उसका मूल्यांकन करना, उसको तार्किकता की तराजू पर तौलना और फिर कहना कि इसे हम आत्मसात करेंगे या इसका परित्याग करेंगे। तो ये जो कुछ विशेषताएं थीं, यही वो विशेषताएं हैं जो दरअसल नई कविता आंदोलन को स्थापित करती हैं। या नई कविता आंदोलन से हम इन विशेषताओं को पहचान सकते हैं कि ये नई कविता से जुड़ा हुआ आंदोलन है या नहीं है।